स्वागत मंडल है और आज मैं आप सबको आरटीआई एक्ट 2005 के बारे में बताने जा रही हूँ। तो अपना डेफिनेशन पढ़ने से पहले मैं एक छोटा सा इसके बारे में बता देती कि ये होता क्या। आरटीआई एक्ट होता है राइट इन्फॉर्मेशन एक्ट, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2005 में लॉन्च किया था। इसके अंदर क्या होता है कि अगर गवर्नमेंट कोई स्कीम निकालती है तो उसके बारे में पता होना हमारा राइट है कि हमें उसके बारे में पता होना चाहिए कि इसके अंदर क्या क्या है, क्या क्या नहीं है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिसको इन सब के बारे में नहीं पता होता है, तो वो क्या करते हैं, तो वो क्या कर सकते हैं कि आरटीआई वेबसाइट पे जाके वो अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं, उसमें अपनी क्वेरीज वगैरह लिख सकते हैं कि उन्हें क्या समझ नहीं आ रहा, उन्हें किस बारे में जानना है। फिर उसके रिगार्डिंग फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वो उस इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। तो चलिए मैं आज छोटा सा डेफिनेशन है उसके बारे में पढ़ती हूँ, फिर मैं ये भी वीडियो आगे लेके जाऊंगी। The right to information is an act of the Parliament of India which sets out of the rules and procedures regarding citizens' right to information. तो ये वही कहता है कि ये जो आरटीआई है ये पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था। इसके अंदर बहुत सारे रूल्स एंड प्रोसीजर्स है जो हर एक सिटीजन्स को जानना उनका हक है। इट रिप्लेस द फॉर्मल फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 2002। तो 2002 में भी फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट करके उन्होंने ये निकाला था, देन उसी को कन्वर्ट करके उनका नाम क्या बदल दिया, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 में। Under the provision of RTI Act, any citizens of India may request information from a public authority, a body of government or an instrumentality of state. तो किसी भी इंडियन सिटीजन को किसी भी बारे में जानना है तो वो पब्लिक अथॉरिटी को एप्लीकेशन लिख सकते हैं, which is required to reply expeditiously और विद इन 30 डेज। तो जो कि 30 डेज के अंदर अंदर उनको रिप्लाई दिया जाएगा। In case of matter involving a petitioner's life and liberty, the information has to be provided within 48 hours। और अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी किसी बारे में आप पूछ रहे हो या एप्लीकेशन दे रहे हो या अपील कर रहे हो तो उसका इंफॉर्मेशन कब तक आपको प्रोवाइड किया जाएगा, 48 आवर्स तक। The Act also requires very public authority to computerize their record for wide dissemination and to protectively publish certain categories of information so that the citizens need minimum recourse to request for information formally. The RTI bill was passed by Parliament of India on 15 June 2005 and came into force with effect from 12 October 2005। तो जो RTI एक्ट का जो बिल पास हुआ वो हुआ था 15 जून 2005 को, और इस सब का अच्छे से यूज और इसके बारे में लोग जानने कब से लगे, इसको यूज कब से होने लग गया, 12 अक्टूबर 2005 से। Every day on an average for over 4800 RTI applications are filed। मतलब हर दिन on an average 4800 आरटीआई एप्लीकेशन फाइल किया जाता है। इन फर्स्ट 10 ईयर, स्टार्टिंग के 10 साल में उन लोगों ने कितना क्रॉस किया था, 17 करोड़ 5 लाख एप्लीकेशन फाइल होते हैं। स्टार्टिंग के 10 ईयर में 17 करोड़ 5 लाख एप्लीकेशन उनका आरटीआई एप्लीकेशन फाइल हुआ था। तो ये हो गया एक डेफिनेशन, एक ओवरव्यू, जैसा कि ये होता क्या है, कितने कौन से साल में निकाला, किसने निकाला, क्या कर सकते हैं, कब रिले आया, तो इसके बारे में यहाँ लिखा हुआ था। तो चलिए मैं अब आपको इसके वेबसाइट पर लेके जाती हूँ, वहाँ पे कैसे 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 भर सकते हैं, इसके गाइडलाइंस क्या है, पेमेंट कैसे कर सकते हैं, उन सब के बारे में आपको बताऊंगी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये हम साइट पे आ गए आरटीआई के। तो अब जब साइट ओपन करोगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, तो इसको हम हटा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन है, होम, सबमिट रिक्वेस्ट, सबमिट फर्स्ट अपील, व्यू स्टेटस, व्यू हिस्ट्री, लॉग इन, यूजर मैनुअल, कॉन्टेक्ट अस। तो ये तो आपका होम हो गया ये वाला पूरा। तो हम सबमिट रिक्वेस्ट पे क्लिक करते हैं। तो जब आप सबमिट रिक्वेस्ट पे क्लिक करते हैं तो आपके कुछ गाइडलाइंस निकल के आ जाते हैं। मतलब जब आप एप्लीकेशन फॉर्म लिख रहे हो या सबमिट करने वाले हो तो उस पर क्या क्या रूल्स आपको फॉलो करके देना है, तो वो उसके बारे में लिखा हुआ है। तो पहला गाइडलाइन क्या है, दिस वेब पोर्टल कैन बी यूज्ड बाय इंडियन सिटीजन्स टू फाइल आरटीआई एप्लीकेशन ऑनलाइन एंड ऑल्सो टू मेक पेमेंट फॉर आरटीआई एप्लीकेशन ऑनलाइन। फर्स्ट अपील कैन ऑल्सो बी फाइल। तो ये जो वेब पोर्टल है, ये जो वेबसाइट है, ये सिर्फ इंडियन सिटीजन यूज कर सकते हैं और अपना आरटीआई एप्लीकेशन फिल कर सकते हैं, और इस आरटीआई एप्लीकेशन का जो पेमेंट होगा वो भी ऑनलाइन ही पे होगा।
और इसमें फर्स्ट अपील भी हम ऑनलाइन पहली बार में ही हम सबमिट कर सकते हैं। An applicant who desires to obtain any information under RTI Act can make a request through this web portal to the Ministry's Department of Government of India। अगर ऐसा कोई एप्लीकेंट है जिसको आरटीआई एक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन लेना है या वो जानना चाहता है कि ये और भी क्या क्या है इसके अंदर, तो वो क्या कर सकते हैं, वो रिक्वेस्ट फाइल कर सकते हैं मिनिस्ट्री से या फिर डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट के अंदर। On clicking at submit request, the applicant has to be fill the required details on the page that will appear। तो submit request जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे जैसे ये पूरा गाइडलाइंस आपने पढ़ लिया, ठीक है, तो जैसे एकदम नीचे आते हैं तो यहाँ पे आप इसमें टिक करके जब सबमिट करोगे तो उसके बाद क्या आ जाएगा, आपका एप्लीकेशन फॉर्म निकल के आ जाएगा। एप्लीकेशन निकल के आने के बाद जैसे हम उसमें जो जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, जैसे आपका नाम, नंबर, ईमेल वगैरह उसे पूछा जाएगा, तो उसके ऊपर ये रेड मार्क्स होगी, रेड स्टार जैसा ये लगाया कि हाँ ये जिसके भी ऊपर होगा तो उस क्वेश्चन का आंसर देना कंपल्सरी है। तो नेक्स्ट क्या है, द टेक्स्ट ऑफ द एप्लीकेशन में बी रिटन एट द प्रिस्क्राइब्ड कॉलम। तो जो भी आप एप्लीकेशन में जो भी आप अपना क्वेरीज लिखोगे तो वो एक अच्छे से कॉलम में होना चाहिए। At present, the text of an application that can be uploaded as a prescribed column is confined to 3000 characters only। तो आप एप्लीकेशन में आप जो भी क्वेरी के बारे में लिख रहे हो तो वो 3000 कैरेक्टर्स के अंडर ना होना चाहिए। तो और आप उसमें A to Z ऐसे अल्फाबेट्स यूज कर सकते हैं, ऐसे कैरेक्टर्स यूज कर सकते हैं। तो सिक्स गाइडलाइन क्या बोलता है, इन केस एन एप्लीकेशन कंटेन मोर देन 3000 कैरेक्टर, अगर बाय चांस 3000 कैरेक्टर से अबव चला जाता है तो आप क्या कर सकते हो, उसे एज एन अटैचमेंट आप उसे अपलोड कर सकते हैं सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के द्वारा। और इसमें बहुत ही ध्यान रखने वाला चीज है, यहाँ पे मेंशन भी किया गया है कि डू नॉट अपलोड आधार कार्ड और पैन कार्ड और एनी अदर पर्सनल आइडेंटिफिकेशन एक्सेप्ट बीपीएल कार्ड। तो जब आप आरटीआई फाइल करते हैं तो वहाँ पे बीपीएल कार्ड की जरूरत पड़ती है। तो बीपीएल कार्ड के अलावा दूसरा कोई आधार कार्ड, पैन कार्ड या आपका कोई वोटर आईडी कार्ड या कुछ भी पर्सनल आइडेंटिफिकेशन है, पर्सनल आईडी है, तो वो अपलोड नहीं करना है, यहाँ पे स्पेशली बोला गया है। पीडीएफ फाइल नेम शुड नॉट हैव एनी ब्लैंक स्पेसेस। अगर आप कोई पीडीएफ वगैरह उसमें अपलोड कर रहे हो तो उसका पीडीएफ का नाम भी होना चाहिए, क्या किस चीज का पीडीएफ है, वो ब्लैंक नहीं होना चाहिए। और after filing the first page, the applicant has to click on make payment to make पेमेंट ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड फी। तो आपका जब एप्लीकेशन का जब आप पूरा लिख लोगे तो पहले पेज के बाद आपका नेक्स्ट पेज क्या आ जाएगा, मेक पेमेंट। मतलब आरटीआई में जब आप एप्लीकेशन लिख दोगे तो उसको सबमिट करने के लिए कुछ पेमेंट की जरूरत पड़ती है। आई डोंट थिंक कि 10-15 रुपए से ज्यादा होगा या उससे ज्यादा, उससे कम भी हो सकता है, इससे ऊपर तो जाएगा ही नहीं क्योंकि गवर्नमेंट बॉडी है। तो 10-15 रुपए से कम भी हो सकता है, ज्यादा तो होगा नहीं। तो आप फिर उसके बाद आपका एप्लीकेशन लिखने के बाद आपका मेक पेमेंट पे क्लिक करना है पेमेंट करने के लिए। और आप पेमेंट कैसे कर सकते हैं, थ्रू इंटरनेट बैंकिंग, यूजिंग क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड ऑफ मास्टर वीजा, यूजिंग रुपए। ये 3 मेथड है, आप इन तीनों मेथड से आप कैसे भी कोई भी एक मेथड से आप अपना पेमेंट कर सकते हैं। फी फॉर मेकिंग एन एप्लीकेंट इज एन प्रेस्क्राइब्ड इन द आरटीआई रूल्स 2012। तो सबसे पहले जब आरटीआई निकाला गया 2005 में तब ये रूल नहीं था फी पेमेंट का, लेकिन जब 2012 में ये नया रूल निकाला गया कि फी भी पे करना है एप्लीकेशन के बाद। आफ्टर मेकिंग पेमेंट एन एप्लीकेशन कैन बी सबमिटेड। तो पेमेंट करने के बाद क्या हो जाता है, आपका एप्लीकेशन सबमिट हो जाता है। After making payment, if applicant didn't receive the registration number, then applicant is advised to wait for 24 to 48 working hours as registration number will be generated after reconciliation. Please do not make additional attempt to make payment again। तो यहाँ पे स्पेशली लिखा गया, तो यहाँ पे मैं बता दूं कि अगर कब बहुत सारे ग्लिच होते हैं, टेक्निकल ग्लिच हो जाते हैं कि अब जब अगर आरटीआई में अगर एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे हो, आपका सबमिट होने के बाद पेमेंट करने के बाद अगर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं मिलता है तो यहाँ पे साफ साफ लिखा गया कि 24 से लेकर 48 घंटों वर्किंग आवर्स के आपको वेट करना होता है। और बाय चांस अगर इसके अंदर भी अगर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर प्रोवाइड नहीं किया जा रहा तो
आप बार बार उस मेक पेमेंट मतलब एडिशनल अटेम्प्ट नहीं करेंगे, बार बार आप एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भरेंगे, बार बार आपको पेमेंट करने की कोई जरूरत नहीं, यहाँ पे लिखा गया है। If it is not generated within 24 to 48 hours, kindly send an email at ये ईमेल है विद ट्रांजेक्शन डिटेल्स। तो बाई चांस अगर आपको इसके अंदर अंदर अगर आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं मिलता है तो आप उन्हें ईमेल कर सकते हैं, ठीक है, और अपनी ट्रांजेक्शन डिटेल भी उन्हें दे सकते हैं, आप दिखा सकते हैं कि देखिए हमने ऐसा ऐसा पेमेंट किया है बट ऐसा कोई रजिस्ट्रेशन नंबर अब तक आया नहीं है, तो आप उन्हें ईमेल कर सकते हैं। तो और आगे देखते हैं, थोड़ा बहुत ज़्यादा नीचे हो गया। No RTI fee is required to be paid by any citizens who is below poverty line as per RTI rules 2012। as per RTI rule 2012 में क्या रूल निकाला गया है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिन लोग मतलब ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा गरीब होते हैं, उन्हें भी जानने का हक है, ऐसा नहीं है कि उन्हें जानने का हक नहीं है, लेकिन वही रहता है उनको कि यार इतना जानने के लिए भी उन्हें पैसा देना पड़ेगा, छोड़ नहीं जानना। तो इस चीज़ को हटाने के लिए, इस माइंडसेट को हटाने के लिए आरटीआई ने क्या रूल निकाला था 2012 में कि जो बिलो पावर्टी लाइन है, पावर्टी लाइन के नीचे जो लोग भी लाई करते हैं उनके लिए कोई भी आरटीआई फी नहीं लगेगा, उनके लिए पूरा फ्री है, पूरा का पूरा फ्री है। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि ठीक है तो हम उसको क्या ही पता चलेगा कि यार हम भी भर देते हैं, हमें भी कोई फी पेमेंट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन उनके पास कोई एक सर्टिफिकेट होता अगर उन्हें तभी फी पेमेंट का ऑप्शन नहीं आएगा अगर वो अपना एप्लीकेशन के साथ साथ अपना सर्टिफिकेट भी वहाँ पे इशू करे, वहाँ पे अटैच करे कि हाँ हम सच में बिलो पॉवर्टी की लाइन के अंडर आते हैं, तो ही उन्हें ये ऑप्शन मिलेगा कि यही फैसिलिटी मिलेगा, उनको फी पेमेंट करने का ऑप्शन नहीं आएगा, कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी उन्हें ये कंपलसरी यहाँ पर लिखा हुआ है। हाउएवर द एप्लीकेंट मस्ट अटैच अ कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट, उन्हें एक सर्टिफिकेट की कॉपी अटैच करनी है इशूड बाय द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट इन दिस रिगार्ड अलोंग विद द एप्लीकेशन। तो जो बिलो पॉवर्टी लाइन होते हैं तो उनको अलग अलग फैसिलिटीज़ मिलना चाहिए उन्हें, तो उन्हें क्या किया जाता है, गवर्नमेंट उन्हें एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराती है जिससे अगर उनको कोई भी चीज़ लेनी हो तो वो सर्टिफिकेट वो दिखा सकते हैं कि हाँ हम इतने गरीब हैं, आप हमें दे दीजिए इसे। तो उन्हें बहुत ही कम प्राइस में या कभी कभी फ्री में ही दे देते हैं, तो वो सर्टिफिकेट भी इन्हें अटैच करना होता है एप्लीकेशन के साथ, तो ही उन्हें फी पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। 13 गाइडलाइन क्या कहता है, On submission of an application, a unique registration number would be issued which may be referred by the applicant for any reference in future। तो एप्लीकेशन जब आप सबमिट कर देंगे तो हर एक एप्लीकेंट को क्या एक यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर इशू किया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा या आरटीआई के द्वारा, जो कि फ्यूचर में अगर कोई भी काम आए या फिर फ्यूचर में फिर से आरटीआई के बारे में उनको कुछ जानना हो तो वो रजिस्ट्रेशन नंबर से आप डायरेक्ट लॉग इन कर सके या बहुत सारे काम आ सकते हैं। The application filed through this web portal would reach electronically to the nodal officer of concerned ministry department who would transmit the RT application electronically to the concerned CPIO। तो जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भरोगे तो क्या हो जाएगा, ये मतलब थ्रू इलेक्ट्रॉनिक आप ऑनलाइन ही भरते हो, ऑनलाइन किसके पास चला जाएगा, नोडल ऑफिसर के पास चला जाएगा, वो जो कि मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट के अंदर एक ऑफिसर होता है, फिर वो आपका एप्लीकेशन पढ़ के वो आगे देंगे वो CPIO में। In case additional fee is required representing the cost of providing information, the CPIO would intimate the applicant through this portal. The intimation can be seen by the application through status report or through his or her email alert. For making an appeal to the first appellate authority, the applicant has to click at submit first appeal and fill up the page that will appear। तो क्या होता है कि आपको पहले में ही फर्स्ट टाइम में ही आपको अपील करना है किसी चीज के लिए, तो आप क्या कर सकते हैं कि आपने सबसे पहले होम पेज में देखा होगा सबसे ऊपर सबमिट रिक्वेस्ट के बगल में सबमिट फर्स्ट अपील भी लिखा हुआ था। तो अगर आप उस पर क्लिक करते हैं तो उसमें क्या होता है कि आपको एक पेज ओपन होके आता है, तो उस पेज को आपको भरना पड़ता है अपने इंफॉर्मेशन वगैरह के साथ, अगर उसको भरोगे तो आपका पहला अपील फाइल हो जाता है। The registration number of original application has to be issued for reference। तो क्या होता है कि आपको रजिस्ट्रेशन नंबर इशू किया जाता है। As per RTI Act, no fee has to be paid for first appeal। और जब आप फर्स्ट अपील करते हैं तब वहाँ पे RTI Act के अकॉर्डिंग वहाँ पे कोई फी पेमेंट करने की जरूरत नहीं है अपील करते टाइम।
The appellant should सबमिट हिज नंबर मोबाइल नंबर टू रिसीव SMS अलर्ट। ये बहुत ज़रूरी है कि जब आप एप्लीकेशन भर रहे हो या फिर कोई अपील कर रहे हो तो वहाँ पे आप अपना खुद का मोबाइल नंबर दे ताकि आपको हर एक SMS या मैसेज आपको रिसीव हो उसके अकॉर्डिंग। Status of the RTI application first appeal to file online can be seen by the appellant by clicking at view status। आपका क्या कहते हैं, जब आप एप्लीकेशन भर दोगे तो आपका क्या स्टेटस है, मतलब वो कहाँ तक पहुंचा, किसके पास है, क्या उसका कब तक आएगा, कितना टाइम है, तो वो सब जानने के लिए आप कहाँ कर सकते हैं कि व्यू स्टेटस पे क्लिक करने के बाद आपको अपने प्रोफाइल का स्टेटस पता चलेगा कि आपका अपील जो है वो कहाँ तक गया है या फिर आपकी जो क्वेरीज है वो कहाँ तक गया है। All the requirements for filing an RTI applicant and first appeal as well as other provisions regarding time limit, exceptions, etc. as provided in will continue to apply। तो वही सब है, तो ये सब है। तो जब हम यहाँ पर अगर टिक करके सबमिट कर देंगे तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म निकल के आ जाएगा। तो वो भी दिखाई देती हूँ एक बार। ये देखिए, ये है आपका एप्लीकेशन फॉर्म। तो यहाँ पे जैसे सेलेक्ट मिनिस्टर, आपको कौन से किस डिपार्टमेंट को, या ये अपेक्स बॉडी मतलब एक वन बॉडी होता है कि आपको सिर्फ इससे पूछना है या मिनिस्ट्री से रिलेटेड है कोई क्वेरी या डिपार्टमेंट से है तो ये करना है। सेलेक्ट पब्लिक अथॉरिटी और रिक्वेस्ट विल फाइल विद, तो आपका एक अलग पब्लिक अथॉरिटी मैंने यहाँ सिलेक्ट किया नहीं तो इसलिए मुझे शो नहीं कर रहा। तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करने का ऑप्शन आता है। यहाँ पे आपका ईमेल आईडी देना होता है, मोबाइल नंबर देना होता है, फिर से अपना ईमेल आईडी कंफर्म कराना होता है, आपका नाम, जेंडर, या फिर उसके बाद आपका सॉरी हाँ, यहाँ पे एड्रेस, यहाँ पे आपका परमानेंट एड्रेस देना होता है, आप कहाँ इंडिया के हो या किसी अदर कंट्री को, वो भी स्टेट, और कहाँ आपका रूरल है या अर्बन है, आप गांव में से हो या शहर से हो, ये भी करना होता है। एजुकेशनल स्टेटस, आप लिटरेट हो मतलब पढ़े लिखे हो, इलिटरेट या अनपढ़ हो, या आपको मोबाइल नंबर मांगता है, आप कहाँ के सिटीजन हो, आप बिलो पॉवर्टी लाइन के अंदर आते हो या नहीं आते हो, ठीक है। और आपकी क्वेरी क्या है, आपका क्वेरी जानने, आपका कोई भी क्वेरी, कोई भी क्वेश्चन है कि मुझे इस बारे में जानना, तो आप यहाँ पे अपना क्वेश्चन, अपना क्वेरी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये है। अब ये लिखने के बाद फिर यहाँ पे अब कोई भी डॉक्यूमेंट है, शायद हमें डॉक्यूमेंट अपलोड करना होता है, और फिर यहाँ सिक्योरिटी कोड डाल के यहाँ सबमिट करना पड़ता है। और जब आप सबमिट करोगे तो नेक्स्ट पेज में आपका शायद मेक पेमेंट का ऑप्शन आ जाता है, फिर आपको वहाँ से पेमेंट करना होता है। तो आई होप कि आपको यहाँ तक समझ आया होगा, ठीक है। तो अब हम चलते हैं सबमिट रिक्वेस्ट पे थे हम, अब हम चलते हैं सबमिट फर्स्ट अपील पे। तो जब आप सबमिट फर्स्ट अपील पे क्लिक करते हैं तो आपका सेम वही गाइडलाइंस खुल के आ जाता है, वही सेम है, कुछ नया है नहीं है इसमें। तो हम ये भी एक बार खोल के देखते हैं कि फर्स्ट अपील पे करेंगे तो कैसा होगा। ठीक है, आपका फर्स्ट अपील जब आप करोगे तो अब आपका एप्लीकेशन के टाइम पे ना शायद आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर प्रोवाइड किया जाएगा, तो वो रजिस्ट्रेशन यहाँ डालना है, रजिस्ट्रेशन नंबर, ईमेल आईडी, और यहाँ पे सिक्योरिटी कोड डाल के सबमिट करना है। और उसके बाद सबमिट करने के बाद आपका जो भी अपील है, किस चीज़ के लिए आप अपील कर रहे हो, उसके लिए भी आपको लिखने का कैरेक्टर्स मिलेंगे, वहाँ पे लिख सकते हैं आप अपना, या कोई डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं, तो ऐसा आ जाता है। तो सबमिट अपील में ये था। अब व्यू स्टेटस, अगर आपको अपने प्रोफाइल का स्टेटस देखना है तो वहाँ पे भी सेम यही है, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, अपना ईमेल आईडी, सिक्योरिटी कोड, और ये सबमिट, ठीक है। इससे आपको फिर सबमिट करने के बाद आपका स्टेटस दिख जाएगा कि आपके प्रोफाइल का क्या स्टेटस है। तो व्यू अगर हिस्ट्री करेंगे तो इसमें भी कुछ ज़्यादा खास है नहीं, ये भी सेम ही है। आपको यहाँ पे ईमेल आईडी डालना होगा, अपना फ़ोन नंबर, सिक्योरिटी कोड, और सबमिट डालना है बस। यहाँ से मतलब आपने एप्लीकेशन भर दिया और आपको रजिस्ट्रेशन नंबर प्रोवाइड कर दिया जाएगा, तो आप अपना लॉगिन कर सकते हैं। फिर यहाँ से अपना नाम, कौन जो भी यूज़र नेम से आप लॉगिन किए होंगे, रजिस्टर किए होंगे, वो अपना पासवर्ड, सिक्योरिटी कोड, फिर सबमिट, ठीक है। लॉगिन ही होगा। अब यूज़र मैनुअल का क्या है कि अगर जब आप इस पर क्लिक करोगे ना तो ये एक पीडीएफ खुल के आ जाएगा। दिखाती हूँ अभी। तो ये एक टाइप का मैनुअल है जिसमें आप आरटीआई के बारे में जान सकते हैं। ये कुछ खास नहीं है, वही जो मैंने दिखाया ना अभी होम पेज पे, वही सब है। एक दिखा देते हो, एक देखिए, ये वही देखिए, ये वापस से ये होम पेज आ गया कि इसका कैसा होम पेज होता है, क्या क्या करना है इसमें,
सबमिट, वही सब है, कुछ खास है नहीं इस सब में। यही आप देख सकते हैं भाई, एप्लीकेशन फॉर्म है, मेक पेमेंट है, मतलब अपील है, पेमेंट कैसे कर सकते हैं आप, प्रिंट निकालना तो प्रिंट निकाल सकते हैं आप। तो यही है जो, तो ये मैनुअल में यही दिखा है। ठीक है, अब देखिए कॉन्टेक्ट अस में अगर करते हैं तो अगर मान लीजिए अगर आपको 30 डेज के अंदर अंदर आपको कोई भी रिप्लाई नहीं आता है, तो आप क्या करेंगे, आप उन्हें कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो ये उनका कांटेक्ट नंबर है, इनका ईमेल प्रोवाइड किया गया, इनका एड्रेस भी है, इनका ईमेल भी है। आप इस ईमेल पे अपने फिर से अपने क्वेरी वगैरह जान सकते हैं। मान लिया आपने कुछ पूछा उनसे, लेकिन अगर आपको लगता है कि यार मैंने जो जो पूछा उनका उसका तो आंसर मुझे अब तक मिला ही नहीं है, आप अब उनके आंसर से सेटिस्फाई नहीं हो, उन्हें अगर आपको और फिर से पूछना है, तो आप उन्हें क्या कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। ये इनका ईमेल आईडी वगैरह है, इनका फ़ोन नंबर भी है, तो आप उन्हें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो यही था आरटीआई में, ज़्यादा कुछ खास था नहीं। जैसे यहाँ पे ये एक चीज़ और बता देती हूँ कि जैसे मुझे इंग्लिश पढ़ना आता है, तो मैं ये इंग्लिश में सब कुछ बता दी। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको सिर्फ हिंदी आता है, उन्हें इंग्लिश नहीं आता, तो यहाँ से वो सेलेक्ट अपना लैंग्वेज भी चेंज कर सकते हैं, ये हिंदी में भी कर सकते हैं। ये देखिए पूरा हिंदी में हो गया, ये पूरा हिंदी में आने लग गया। तो ये बहुत ही ज़्यादा आसान है, आप इस पे एप्लीकेशन कुछ भी कर सकते हैं, अपना लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं। मैंने फिर से इंग्लिश कर लिया। तो आई होप सो कि आप सबको ये समझ में आ गया हो कि आरटीआई होता क्या है, कैसे फाइल करना है, क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है। मुझे उम्मीद है कि आप सबको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।